स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन होता क्या है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two chemically non-reacting substances। देखिए सॉल्यूशन होता क्या है कि जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को होमोजेनियसली, ये बहुत जरूरी है, होमोजेनियसली मिक्स करते हैं। होमोजेनियस बोलने का मतलब क्या हुआ? सिंगल फेज होना चाहिए। जैसे अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसोल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो उसमें सिर्फ लिक्विड नजर आएगा, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। मतलब कि जो मिक्सचर का कंपोजिशन होना चाहिए वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो सॉल्यूशन होता क्या है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मतलब दो या दो से अधिक केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को आपस में होमोजेनियसली जब मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस मतलब जो कंपोजिशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे सॉल्ट को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया या शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो डिसोल्यूशन के बाद, मिक्सिंग होने के बाद सिंगल फेज हमें मिलता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहां से देखते हैं सॉल्यूशन जब भी बनता है तो उनमें किसी एक कंपोनेंट को हम लोग ज्यादा अमाउंट में लेंगे और दूसरे कंपोनेंट को हम लोग कम अमाउंट में लेंगे। तो लेसर अमाउंट वाला को हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे और जो लार्जर अमाउंट में होगा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। हालांकि ये एज्यूम कर लेना है कि ये जो डेफिनेशन है कंप्लीटली आर्बिट्ररी है, क्योंकि अगर दोनों का अमाउंट सेम हो गया उस केस में ये बहुत डिफिकल्ट है क्लासिफाई कर पाना विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। ऐसे हम लिक्विड सॉल्यूशन का बात करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा लिक्विड होता है और वो यूजुअली जब हम उसे मिक्स करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो लेसर अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो लार्जर अमाउंट में होगा सॉल्वेंट होगा। बट ये समझ लेना है कि ये जो हमारा डेफिनेशन है वो कंप्लीटली आर्बिट्ररी है, मतलब ये एज्यूम कर लिया जाता है। अगर दोनों का अमाउंट सेम हो गया तो इस केस में बहुत डिफिकल्ट है बता पाना कि कौन सा सॉल्यूट का काम करेगा और कौन सा सॉल्वेंट का काम करेगा। ऐसे यूजुअली हम लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें लिक्विड हमारा सॉल्वेंट का काम करता है इन जनरल केस में। तो अब यहां पे देखना है, तो अगर हम बात करें तो यहां से बोल सकते हैं द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट। मिक्सचर का जो कंस्टिट्यूएंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे और उसके रिलेटिव में जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। तो लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट होगा और लार्ज अमाउंट वाला सॉल्वेंट होगा। इस चीज को याद रखना है। अगर दोनों सेम हो गया तो उस केस में हम ये क्लासिफाई कर पाना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सा सॉल्यूट का काम करेगा और कौन सा सॉल्वेंट का काम करेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि मिक्सचर इट शुड बी होमोजेनियस। अगर वो हेटेरोजेनियस हुआ तो कभी भी हम सॉल्यूशन उसको बोल नहीं पाएंगे, फिर वो मिक्सचर सिंपल हम बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। और याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हम लोग बोल रहे हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया? दो या दो से अधिक सब्सटेंस का केमिकली नॉन रिएक्टिव होमोजेनियस मिक्सचर होगा, उनमें कम अमाउंट वाला को सॉल्यूट बोलेंगे और उसके रिस्पेक्ट में जो ज्यादा अमाउंट में लेंगे हम लोग उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। अब थोड़ा एक चीज को याद रखना है, ये जो हम सॉल्यूशन बोलते हैं ये अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस का बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला अगर हम सॉल्यूशन का बात करें तो इसको बोल सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशंस में क्या होगा? सॉलिड इज सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट का काम करेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो कह सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा?
लिक्विड इज सॉल्वेंट। थर्ड अगर हम बात करें गैस सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, गैस इज सॉल्वेंट। तो जनरली जो हम सॉल्यूशन का बात करते हैं वो तीन टाइप के सॉल्यूशंस का बात करते हैं। पहला सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट होगा, ये हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, इसको डिस्कस करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बनता है। लिक्विड सॉल्यूशन ये हमारे काम का है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड का काम करता है और जनरली ऐसे वाले केस में लिक्विड सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में, ज्यादातर जो हमें मिलेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन से हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी से हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है मतलब ज्यादा अमाउंट वाला सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, अगर ज्यादा अमाउंट वाला लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, और ज्यादा अमाउंट वाला गैस है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। कुछ और भी सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे देखिए एक यूज किया जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। किसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब समझना है वाटर इज सॉल्वेंट। जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का काम वाटर करेगा वो एक्वस बोलेंगे उसको। फिर हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इसमें क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट अदर देन वाटर, अदर देन वाटर, वाटर को छोड़कर बाकी सारा सॉल्वेंट का काम करेगा, लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा। अगर सॉल्वेंट का काम वाटर के अलावा अगर और कोई भी सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। एक हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर जो हमें प्रॉब्लम मिलेगा वो बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड हम लोगों को प्रॉब्लम मिलता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट। वो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो गए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो शुगर सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया, तो इस केस में ये सॉल्यूशन बाइनरी होगा। वैसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। एक हम बात करेंगे, यूज करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो लिख सकते हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली a small amount of solute, a small amount of solute। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली कम है, a small amount of solute है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। एक और यूज करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम कॉन्क सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो लिख सकते हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा है तो वो क्या हो गया, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर किसी सॉल्यूशन में रिलेटिवली सॉल्वेंट का अमाउंट कम है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। और जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा वो क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। एक्वस का मतलब क्या होगा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का काम वाटर करेगा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें सॉल्वेंट का काम वाटर के अलावा और कोई काम करेगा, जैसे बेंजीन काम करेगा सॉल्वेंट का, नैप्थलीन काम करेगा, या और भी कोई भी सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जनरली ये हम लोग कुछ सॉल्यूशन का बात करते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये एक्चुअली में होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, SOLN लिख रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि दिए हुए सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट कितना यूज किया, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कभी भी हमें पूछा जाएगा कि कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का निकालने का मतलब होता है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एक्चुअली में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा क्या, इसको निकालेंगे कैसे, तो इसका निकालने का तरीका होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का अमाउंट, इसका रेशियो को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोलेंगे। सॉल्यूट का अमाउंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का अमाउंट, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब यहां से समझना है, अगर हमने ये सॉल्यूट का अमाउंट को बढ़ा दिया, अगर हमने ये सॉल्यूट का अमाउंट को ज्यादा बढ़ाया
क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन हाई मिलेगा। तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो भी हम बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब रिलेटिवली जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर हम बढ़ाते हैं, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अगर हमने बढ़ाया तो कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा मिलेगा। अगर कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा मिला इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर हमारा कम है, लेस है, बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो हम लोग इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज किया हुआ होगा। और अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन का, डाइल्यूट सॉल्यूशन का, तो इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा, तो ऐसे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो इंक्रीज किया हुआ मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, CONCN लिख रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है तो ऐसे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा। तो इस चीज से भी हमें समझना है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा, कंसंट्रेशन हाई। डाइल्यूट सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम, उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन जो होगा वो लेस होगा। तो हम यहां से कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं। अब किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालेंगे कैसे, जैसे अमाउंट मास भी होता है, मोल भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो अब अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे अमाउंट को लिखेंगे, मास के टर्म में, मोल के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। तो जो हमारा कंसंट्रेशन होगा वो अलग अलग तरीके से हमारा कैलकुलेट होगा, और कंसंट्रेशन का जो नाम होगा वो अलग अलग होगा। बट हम याद रखना है कि कंसंट्रेशन निकालने का कभी भी पूछा जाए कि कंसंट्रेशन का रियल मीनिंग क्या है, तो सीधा बोलना है कि सॉल्यूट का अमाउंट गिवन सॉल्यूशन में कितना है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन को निकालेंगे कैसे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, क्या क्या तरीका होगा सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालने का, उसको लिखने का, क्या क्या वेज होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का जो पहला वेज है उसको हम लोग बोलते हैं परसेंट कंसंट्रेशन। अब परसेंट कंसंट्रेशन की अलग अलग टर्म आएगा इसमें। सबसे पहला इसमें आएगा परसेंट कंसंट्रेशन में मास परसेंटेज, इसी को बोला जाता है परसेंटेज बाय मास, जिसे हम W by W भी बोलते हैं, वेट बाय वेट भी बोलते हैं। W by W, ये स्मॉल w है, ये कैपिटल W है, वेट बाय वेट भी बोलते हैं। तो मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास या वेट बाय वेट, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक सेकंड टर्म हम लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट, और इसको हम बोल रहे हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V बाय V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको निकालने का तरीका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें एक और टर्म आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब हुआ, इसको क्या लिख रहे हैं, W by V। अब यहाँ तो टर्म ही अलग है, इसलिए कैपिटल और स्मॉल बोलने का कोई मीनिंग नहीं है, हालांकि कैपिटल हम लिख रहे हैं। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन हम तीनों में कैलकुलेट करें तो तीनों में हमने कॉमन टर्म 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। परसेंटेज मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास निकालने का तरीका मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V निकालने का तरीका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको वेट बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं, इसका निकालने का तरीका मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये यहां समझ लेना है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ये मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में लेंगे इनटू 100। तो ये तीन टर्म पहले में समझना है
इस बात को समझना है कि ये जो हम लिख रहे हैं इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये मास परसेंटेज निकालने का मतलब क्या है। तो जब भी हम मास परसेंटेज कहीं पर भी निकालेंगे तो वो हमें बताएगा, हम तो एक्चुअली में कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं और कंसंट्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो मास परसेंटेज क्या बताएगा हमें, इस चीज को समझना है। मास परसेंटेज हमें बताएगा कि टोटल, परसेंटेज का मतलब टोटल 100 ग्राम हो गया सॉल्यूशन, तो टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। मास परसेंटेज हमें ये बताएगा कि टोटल अगर हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया तो हमने सॉल्यूट कितना ग्राम लिया। वॉल्यूम परसेंटेज हमें बताएगा कि अगर हमने सॉल्यूशन टोटल 100 मिलीलीटर लिया तो हमने उसमें सॉल्यूट कितना मिलीलीटर लिया, मतलब दोनों वॉल्यूम के टर्म में आएगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें क्या बताएगा कि अगर हमने टोटल सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर लिया, ध्यान देना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें क्या बताएगा कि अगर हमारा टोटल सॉल्यूशन 100 ml है तो हमने उस सॉल्यूशन बनाने में कितने ग्राम सॉल्यूट का इस्तेमाल किया। तो फिर से इसको रिपीट करते हैं, ये जो मास परसेंटेज का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमें बताएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम है। वॉल्यूम परसेंटेज का रिजल्ट हमारा बताएगा कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना मिलीलीटर है, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का रिजल्ट बताएगा कि टोटल 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में हमने कितना ग्राम सॉल्यूट का इस्तेमाल किया। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग इसे डिस्कस करते हैं, ध्यान देना, जैसे ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है 10% by mass of H2SO4 in aqueous solution, ऐसे लिखिए 10% by mass of H2SO4। इसका मतलब समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10% by mass of H2SO4 in aqueous solution, एक बात तो पता चल गया कि ये aqueous solution का मतलब हुआ solution containing water, वाटर सॉल्वेंट का काम यहाँ पे करेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, वाटर करेगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, 10% बाय मास ऑफ H2SO4, बाय मास यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये मास परसेंटेज है। बाय वॉल्यूम दिया हुआ रहता तो ये वॉल्यूम परसेंटेज होता। तो बाय मास ऑफ H2SO4, इसका मतलब जो परसेंटेज आ रहा है वो सॉल्यूट का अमाउंट है। तो लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ H2SO4 ये हमारा कितना होगा, 10 ग्राम होगा। फिर यहां से क्या लिख सकते हैं कि मास सॉल्यूशन का कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं कितना, 100 ग्राम होगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब हो गया टोटल कितना 100, उसमें H2SO4 का कंट्रीब्यूशन कितना 10 ग्राम। एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब यहां पे सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, वाटर करेगा। तो यहां से थर्ड हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो वाटर का अमाउंट होगा, मास होगा, वो कितना होगा। हमारा जो सॉल्यूशन बना वो H2SO4 और वाटर के मिक्स करने से बना। H2SO4 हमें पता है, सॉल्यूशन का मास हमें पता है, तो वाटर का मास कितना होगा, तो ये 100 से 10 को माइनस करेंगे तो ये 90 ग्राम हो जाएगा, दैट इज द मास ऑफ वाटर। तो ये हमें पता होता है, कभी भी जब हम परसेंटेज बाय मास निकालते हैं तो वो परसेंटेज बाय मास हमें इसका मास दे दिया, उसके बाद टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा, और वहां से हम वाटर के मास को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर इसलिए हम बोल पा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया एंड वाटर इज टेकन इन अ फ्लास्क। एक फ्लास्क में यूरिया और वाटर लिया गया, मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया, और यहाँ पे हमें क्या दे दिया, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आपस में इक्वल है। तो क्वेश्चन में बोला देन कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। एक्चुअली में सॉल्वेंट का काम तो यहाँ पे वाटर ही करेगा, तो हमें बोला यूरिया का मास निकालो, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट को निकालो। सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें परसेंटेज बाय मास को कैलकुलेट करना है तो हमें मोल को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दे दिया इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया एंड वाटर,
तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये दोनों दिया हुआ है, n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, ये दोनों दिया हुआ है, दोनों इक्वल। और इसको हम मान लेते हैं कितना, x मोल मान लेते हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल गिवन है और हमने कितना मान लिया, x मोल मान लिया। अब यहां से थोड़ा समझना है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास लिख सकते हैं वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया लिख सकते हैं यहां से। और यहां से अगर हम वेट ऑफ यूरिया निकालें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इनटू मोलर मास ऑफ यूरिया लिख सकते हैं ना। नंबर ऑफ मोल, दोनों का नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दे दिया इक्वल, हमने उसको कंसीडर कर लिया x मोल, मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो मास यहां से क्या आएगा, मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल यूरिया का कितना दिया हुआ, x मोल इनटू मोलर मास यूरिया। थोड़ा यहां देख लेते हैं मोलर मास यूरिया, यहां देख लेते हैं। देखिए यूरिया का ये फार्मूला होता है, यूरिया का ये फार्मूला होता है NH2CO NH2। अगर हमसे इसका मोलर मास पूछा तो कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 into 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 into 2। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 60 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास यूरिया का आ गया 60 ग्राम पर मोल, ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया हमारा 60x ग्राम। ये हमारा क्या आ गया, वेट ऑफ यूरिया आ गया, ठीक है। दिस इज द वेट ऑफ यूरिया, 60x ग्राम हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये याद रखना, यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 होता है। अब हम बात करें नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, तो सिंपली लगा देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो क्या लिख सकते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा। और यहां से वेट वाटर का निकालना चाहें, है ना, तो क्या हो जाएगा, मोल, मोल हमने कितना कंसीडर किया था, x मोल इनटू मोलर मास कितना हो जाएगा वाटर का, ये हो गया हमारा 18 ग्राम पर मोल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 18x ग्राम आ गया। तो हमें वेट वाटर का मालूम है 18x ग्राम, वेट यूरिया का हमें पता चल गया 60x ग्राम। अब हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बाय मास निकालने का तरीका क्या होता है, उसका मास मतलब यूरिया का मास, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो लिख सकते हैं ना, वेट ऑफ यूरिया लिख सकते हैं यहां से, वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू वेट यूरिया का। यूरिया का वेट हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है हमारा 60x। सॉल्यूशन का वेट क्या होगा, सॉल्यूशन यूरिया और वाटर के हेल्प से बन रहा है, तो दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 60 प्लस 18 ये कितना हो जाएगा, 78x into 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6000 बाय 78%। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट आंसर। कितना आएगा, 6 से 1000 और 13, है ना, तो ये हो जाएगा 76.77% के आसपास आएगा। ये परसेंटेज बाय मास हमारा आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 76.77% के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा अगर हम देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर में डिसॉल्व किया है, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 77%, एज्यूम कर 76.77%, उसको मान लेते हैं 77%। ये परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया आ रहा है 77%। इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, अभी बताए थे परसेंटेज बाय मास किसका आ रहा है, यूरिया का आ रहा है, मतलब यहां से लिख सकते हैं यूरिया का मास कितना 77 ग्राम, यहां से लिख सकते हैं सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज का मतलब टोटल 100 हो गया, तो यूरिया का मास हो गया 77 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम।
तो यहां से अगर वाटर का मास निकालना चाहें तो 100 माइनस 77 लिख सकते हैं, कितना 23 ग्राम। ये क्या हो जाएगा हमारा, वाटर हो जाएगा। सो मास ऑफ यूरिया 77 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर दैट इज 23 ग्राम। ठीक है, अब इसके हेल्प से हमें दे दिया यूरिया पता है, वाटर पता है, तो यहाँ इस डेटा के हेल्प से हम परसेंटेज बाय मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा वो 77% आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन परसेंटेज बाय मास कहीं पर भी गिवन होता है, हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।